Hello students, today we are going to pick up a very different concept with regard to income tax। क्योंकि आपने इनकम टैक्स के सारे रेट्स पढ़े, हमने सारे हेड्स पढ़ लिए हैं, तो आज ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो मैं हैंड रिटन ये आपको लिख के दे रहा हूँ, आप चाहें मेरे साथ लिख सकते हैं। सो आज का जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स में this is chapter number 12, BA। तो चैप्टर 12 में से ये कॉन्सेप्ट है, किस चीज के ऊपर है, कहता है स्पेशल प्रोविजन। तो क्वेश्चन है स्पेशल प्रोविजन किस चीज की है? फॉर टैक्स, जो टैक्स लगेगा किसके ऊपर? ऑन पर्सन्स अदर देन कंपनी। तो आप सिंपली कह सकते हैं नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए। बेटा जी ये चैप्टर नंबर जो आता है दिस इज अंडर सेक्शन 115 जेसी। आप एक ये मेन सेक्शन जरूर अपने टिप्स पे याद रख लें, जेसी। नो डाउट इसके अंदर हम जेडी भी पढ़ेंगे, EEG भी पढ़ेंगे एंड JF भी पढ़ेंगे, 4। बट मेनली आपको पता होना चाहिए, कुछ और याद ना रहे तो 115 JC। अब क्या है स्पेशल प्रोविजन? इसको मैं एक आसान नाम या हेडिंग जैसे कह लें वो देने जा रहा हूं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। शॉर्ट में हम इसे कह देंगे AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT। देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, आइए जरा हम इसके कॉन्सेप्ट को देखें, थोड़े उससे रिलेटेड बेसिक्स की बात करें कि आइडिया क्या है इसके बिहाइंड। देखिए हम सिंपल भाषा में कहें मिनिमम टैक्सेशन, कम से कम इतना टैक्स तो लगे। मिनिमम टैक्सेशन का ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1987 में ये कंसेप्ट आता है जी फॉर कंपनीज, कंपनियों के लिए, जिसे हम कहते हैं मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, अंडर सेक्शन 115 JB। ध्यान दीजिए हम कोर्स अपना स्टार्ट करें JC से, क्योंकि इंटर में JC है, JB नहीं है हमारे कोर्स में। तो ये जो कंपनीज के लिए है ये बेटा आपके CA फाइनल कोर्स में है। कंपनी से रिलेटेड जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो इसमें क्या लगता है, मैट में आपको टैक्स लगता है 18.5% ऑन बुक प्रॉफिट। जैसे आपको याद हो PGBP हेड में सेक्शन 40B फर्म के लिए बुक प्रॉफिट निकाला करते थे। तो द पॉइंट ओवर हियर इज, मैं सिर्फ आपको हमारा जो कॉन्सेप्ट है 115 JC उसकी हिस्ट्री बताने वाला हूं।
तो दरअसल 87 में कंपनीज के लिए कॉन्सेप्ट आया कि कम से कम कंपनियां इतना टैक्स तो दें, कम से कम टैक्स। अब ध्यान दीजिए कंपनियां करती क्या है, बिजनेस। तो सीखा क्या, कॉन्सेप्ट किसके लिए निकल के आता है, बिजनेस एसएससी के लिए, जिसकी इनकम पीजीबीपी हेड में है। अब हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को वाइडर नोट पे लेके गए, इसका स्कोप इनलार्ज किया। तो अब यूं कह लीजिए नॉन कॉरपोरेट, अगर आप कॉरपोरेट नहीं है, नॉन कॉरपोरेट एसएससी के लिए भी ये मिनिमम टैक्स हम ले आए। बस हमने इसका नाम क्या रख दिया, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। नाम से एक चीज तो क्लियर हो रही है, ऑल्टरनेट मतलब ऑप्शंस हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है, ऑप्शन ऑफ टैक्स है। तो ध्यान दो, हम टैक्स रेट्स पढ़ के आए नॉर्मली, जिसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर नॉर्मल टैक्स रेट्स, रेगुलर टैक्स कह लीजिए। और दूसरी ऑप्शन अब हमें आकर के क्या नजर आ रही है यहां पे, AMT। तो दो ऑप्शंस होगी यहां पे नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए। यहां पे भी आप देखेंगे जो टैक्स का रेट है वो 18.5% है। अब 18.5% ये लगता किसके ऊपर है, डेट इज ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। यहां पे हम एक शॉर्ट में नाम दे देते हैं ATI। 18.5% टैक्स रेट है और ये फ्लैट है, मतलब स्लैब वाला नहीं है। तो दो ऑप्शंस टैक्स की यहां क्रिएट होंगी। बट प्रश्न ये है, ये नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए ये AMT क्यों आया, वाई, क्यों लगाया गया है? तो ये लॉजिक हमें समझना है। लॉजिक आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगेगा। देखिए, अगर आप हैं बिजनेस एसएससी, नॉन कॉर्पोरेट भी हैं, लेकिन डू नॉट फॉरगेट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये आने वाला कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट लगेगा। तो बिजनेस एसएससी है एंड आपने क्या किया, क्लेम्ड सरकार से कुछ बेनिफिट्स लिए, ऑब्वियसली किसके ऊपर, टैक्स के ऊपर बेटा। अब बेनिफिट्स जो आप लेते हो, तो नॉर्मल कोर्स में भी आपने देखा हम एग्जम्पशंस पढ़ते हैं सेक्शन 10 के अंदर। तो आपने कुछ एग्जम्पशंस ली, आपने डिडक्शंस क्लेम करी। अब डिडक्शंस तो देखिए, बिजनेसमैन एसएससी है तो हम पीजीबीपी हेड की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल है डिडक्शन आप बेसिकली वहां कहां पढ़ के आते हैं, अंडर सेक्शन 30 से 36 तक आपको याद होगा स्पेसिफिक डिडक्शन है, 37 में जनरल डिडक्शन है, और आगे कह लीजिए 38 से 43 तक भी डिडक्शन है, बट सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस हैं। तो आपने कुछ डिडक्शंस क्लेम करी, देन अब फिर डिडक्शंस आपको मालूम है फिर आती हैं चैप्टर 6A में, दैट इज सेक्शन 80C से U वाली। तो आपने कुछ ये बेनिफिट्स क्लेम कर लिए। अब मैं स्पेसिफिकली कहूं यहां पे, तो यहां एग्जाम्पशन के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन में आपने एग्जाम्पशन ली, बाकी मैं इसको दोबारा लिख के दूंगा। डिडक्शंस में आपने 35AD, याद करो स्पेसिफाइड बिजनेस हुआ करता था, वो कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, फर्टिलाइजर, पाइपलाइन, हनी वाला काम, हॉस्पिटल, 100 बेड्स, होटल 2 स्टार और अबव कैटेगरी, अगर आप रिकॉल करो। और डिडक्शंस में ATH से ATRRB। तो ध्यान दीजिए, आप बहुत सारी ये एग्जम्पशन, डिडक्शंस वगैरह क्लेम करते हो। तो जब आपने डिडक्शंस क्लेम कर ली, सरकार ने आपको टैक्स माफ कर दिया।
Now government wants you to pay मिनिमम टैक्स, कि कम से कम तुम इतना टैक्स तो दो यार, हम तुम्हें डिडक्शंस दे रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट, यहां इसका नाम क्या देंगे हम, एएमटी याद रखना आपने, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सरकार चाहती है आप कम से कम इतना टैक्स तो दो। इफ वांट टू क्लेम बेनिफिट्स, बेनिफिट लेना चाहते हो भाई, हमें इतना तो टैक्स चाहिए। क्यों चाहिए वो आप सारे जानते हो, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, गवर्नमेंट अपनी कमाई से करती है, और यहीं से गवर्नमेंट ने क्या करनी है, पब्लिक स्पेंडिंग। देश की ग्रोथ कहें, जो कुछ भी कहें, सरकार ने सब कुछ अपना यहीं से निकालना है। अच्छा, बड़ी बात क्या जाती है, बिजनेस एसएससी हो। प्रॉब्लम क्या है, आप बिजनेस एसएससी हो, आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करते हो, ये तो आप जानते ही हो। पीजीबीपी हेड में भी हमने बहुत कुछ देखा कि क्यों लॉ वहां पे थोड़ा डिडक्शंस का टाइट था, रीजंस क्या थे। तो आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करते हो, आप अपने नेट प्रॉफिट को मैनिपुलेट करते हो, कम से कम आए और टैक्स भी क्या लगे, कम से कम लगे, और डिडक्शंस में लेने के लिए आप सबसे आगे खड़े हो। तो इसलिए हमने कहा अगर आपने ये कुछ बेनिफिट लेने हैं भैया, कम से कम हमें इतना टैक्स तो चाहिए। तो ऑप्शंस हो गई, दो ऑप्शंस। तो एज आई सेड, दो तरीके से टैक्स होगा, रेगुलर टैक्स और एएमटी। जैसे यहां मैंने लिख के दिया आपको ऑप्शन ऑफ टैक्स। अब दोनों जो टैक्स देने हैं, रेगुलर टैक्स और एएमटी, आपको देना क्या पड़ेगा इन रियल लाइफ, विच एवर इज हायर, आपको हायर टैक्स देना पड़ेगा। तो जब आप हायर टैक्स दोगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, बात को समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं थोड़ा ये बेसिक्स हिस्ट्री बता रहा हूं, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने बता दिया रेगुलर टैक्स क्या होता है, वो टैक्स रेट्स आपको सारे आते ही होंगे। यहां देना है आपने 18.5%, एंड विच एवर इज हायर ऑप्शन होगी। अब देखना, हमने कहा जी दो टैक्स होंगे, एक हो गया जी आपका रेगुलर टैक्स, एक हो गया एएमटी। लेट्स से अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहां पे बना लें, आपका रेगुलर टैक्स आया 100 रुपए, ठीक है जी, और लेट्स से एएमटी आ गया आपको 140। तो एज आई सेड विच एवर इज हायर, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो आपका टैक्स बना जी विच एवर इज हायर 140, 140। एंड लेट्स से सेकेंड सिचुएशन, फिर से रेगुलर टैक्स 100 है और एएमटी है 80, तो कितना पे करना पड़ेगा, 80 रुपए देने पड़ेंगे, राइट। सॉरी, विच एवर इज हायर, तो नेचुरल है आपको टैक्स क्या देना है, यहां पे 100 रुपए देना है, राइट। नाउ लुक एट द सिचुएशन, रेगुलर टैक्स 100 है, एएमटी देना पड़ा आपको 100, एएमटी 140, टैक्स देना पड़ा 140। ऑब्वियसली इट हर्ट्स, आपको पिंच करेगा, इट पिंचेस, क्या कि ये तो गलत बात होगी, क्योंकि रेगुलर टैक्स 100 रुपए है, मेरे को भरने पड़ रहे हैं 140, और सेकंड केस में 100 है और एएमटी अगर 80 है तब भी मुझे भरने पड़ रहे हैं 100 रुपए। सो दिस इज रियली नॉट फेयर टू मी, इट हर्ट्स, इट पिंचेस, बट टेंशन ना लें। तो अगर आपका एएमटी फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं मोर देन क्या हो गया, रेगुलर टैक्स, और वो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में हमने पुट किया, तो 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40। ये 40 रुपए आपको तकलीफ हो रही है, तो इस 40 रुपए का टू गेट क्रेडिट, ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा।
और ये क्रेडिट जैसे हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ते थे, 3 लिमिट्स, 4 साल वाली, 8 साल वाली, इन्फिनिटी वाली, अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन वगैरह में, तो 15 साल तक आपको इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसका मतलब है आप इस टैक्स को सेट ऑफ करवा पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल बैंड बजा रही है आपका। नो डाउट आपको 40 रुपए ज्यादा देने पड़े, भाई तू टेंशन ना ले, हम तेरे को बेनिफिट दे देंगे आने वाले 15 साल। अच्छा, केस 2 में देखो, केस 2 में तो हमारी ये सिचुएशन लगी नहीं। क्यों? क्योंकि रेगुलर टैक्स अगर 100 रुपए है, एएमटी तो एएमटी मोर देन तो है नहीं, 100 के लिए तो आप रेडी थे, ये टैक्स रेट आप पढ़ के आए, तो यहां तो आपको कोई पिंच नहीं होगा, तो नेचुरल है क्रेडिट भी नहीं मिलेगा भाई। क्लियर? नाउ अब हम थोड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये था दरअसल इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब। देखिए, एज ए सेट आर मेन सेक्शन इज, ये पक्का याद रहे, जेसी 115 जेसी एएमटी। तो मैं कुछ पॉइंट्स इसके अंदर बना के दे रहा हूं आपको। एक चीज आपने सीख लिया, ये जो सेक्शन है नहीं लगेगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी भाई किस, और दूसरी बात है नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एप्लीकेबिलिटी, जो कि हमारा मेन पॉइंट है। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी आप समझ गए, टू कंपनीज, भाई कंपनी के ऊपर, ये एएमटी नहीं, उनके ऊपर मैट है, सीए फाइनल में पढ़ोगे। तो एप्लीकेबिलिटी किसके लिए है? तो एज आई सेड, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। अब बच्चों याद करो, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, भाई कौन कौन थे? मेन तो आप कहोगे सर इंडिविजुअल, ठीक है, सर एचयूएफ, एओपी, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड एजेपी, 5 लोग हो गए, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। थोड़ा रिकॉल करो, इनके टैक्स रेट्स क्या हुआ करते थे? स्लैब टैक्स रेट लगते थे, प्लीज वो मत भूलो, स्लैब टैक्स रेट लगते थे। मैं एक बार आपको पहले करवाई हुई फाइल भी हल्की सी शो कर दूंगा। तो ये लोग हो गए यहां पे 5 नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज याद रखने में बहुत इजी ये है कि इनके ऊपर स्लैब टैक्स रेट लगा करता था, ये मत भूलिए। ये 5 एसएससी हैं, 5। तो प्रश्न, क्या इनके ऊपर एएमटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई। तो आप कहेंगे लगेगा सर, अब मैं कहने जा रहा हूं नहीं लगेगा। सर ऐसे कैसे? क्योंकि इनके ऊपर तभी लगना है इफ, अगर ऊपर मैंने लिखा था एक वर्ड कि 18.5% टैक्स रेट है, लेकिन किसके ऊपर है? एडजस्टेड टोटल इनकम। इफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ATI, एज आई सेड अर्लियर, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ATI। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम किससे ज्यादा है? मोर देन ₹20 लाख। सो दैट्स द मेन पॉइंट। तो इसलिए आप सीधा सीधा मत कहिए कि इनके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर ये लगना ही लगना है। भाई साहब, नॉन कॉर्पोरेट हो, प्लस कंडीशन ये होगी अगर कमाई 20 लाख से ज्यादा है, तो ही ऑल्टरनेटिव की समस्या है कि विच एवर इज हायर है, तकलीफ हो रही है ना, तो नहीं होगी अगर 20 लाख तक है। तो ज्यादा पैसे वालों को ही इस ऑप्शन में हम लेके आ रहे हैं, और यही होना चाहिए सिस्टम भी, बिकॉज द टैक्स हैज टू बी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कब होता है? व्हेन इट फॉल्स हेवीली ऑन द रिच एंड लाइटली ऑन द पुअर। तो नंबर 2, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। अब एसएससी याद करो, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 पढ़ा करते थे आप एसएससी। 7 तरह के होते थे, 5 तो ये हो गए, 6ठा कंपनी हो गया, राइट। तो पीछे मेनली आपका बचा ही कौन? दैट इज योर फर्म LLP, यही लोग बचे। तो फर्म LLP के ऊपर एएमटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन ध्यान दो, फर्म LLP के ऊपर कोई लिमिट नहीं है,
वो 20 लाख वाली एज सच कोई लिमिट नहीं है। तो चाहे ब्रैकेट में लिखना है लिख लो, नो लिमिट। यहां कोई लिमिट नहीं है, इनके ऊपर एएमटी लगना ही लगना है, राइट। और बड़ी बात मैंने बता दी थी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि एप्लीकेबिलिटी में कई और इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती हैं। माना ये तो हो गए एसएससी कि इनके ऊपर लगेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं लगेगा, राइट। तो एएमटी के लिए जरूरी चीज क्या है? एंड माना एसएससी तो ये है ही है, ये वाले होने जरूरी है। इफ क्लेम्ड, चाहे वर्ड एक लगा दीजिए, ओनली इफ क्लेम्ड, क्या? डिडक्शंस। अंडर सेक्शन ये है जी 3 आइटमें, ए, बी एंड सी। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी डिडक्शन क्लेम करी है तो, राइट, तीनों में से कोई भी, तीनों भी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है और आप एंड भी कह सकते हो। मतलब इन तीनों में से कोई भी अगर आपने डिडक्शन क्लेम करी है तो, सबसे पहले सेक्शन नंबर 10A। अब 10A में कौन सी डिडक्शन आती थी? याद कीजिएगा, ये होती थी SEZ यूनिट्स के लिए। व्हाट इज SEZ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आप, बड़ा जरूरी बनता है जब आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपने एग्जम्प्टेड इनकम सेक्शन 10AA में की हुई है, वहां जाकर के प्लीज एक बार उस लेक्चर को भी देखना चाहिए, जिसे हम कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ऑलवेज चीजों को साथ लेके चलो, रिवीजन होती है उसकी भी। तो SEZ यूनिट्स क्या होती हैं? जो 100% सामान अपना जो बनाती हैं उसे एक्सपोर्ट करती हैं, राइट। देन बेटा सेक्शन 35AD। तो 35AD में मैंने आपको बता दिया था, वो स्पेसिफाइड, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, एक आधा एग्जाम्पल भी अगर हम लिखें, वो कोल्ड स्टोर वाले एटसेट्रा, राइट। तो नॉर्मल क्लास में जैसे मैंने 14 आइटम्स की वो आपको एक लिस्ट दी थी, एक शॉर्ट में बना के भी दिया था उसको। तो अगर वहां आपने डिडक्शन क्लेम करी 35AD, और 35AD में याद करो, स्पेसिफाइड बिजनेस में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते थे, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होता था, उसकी 100% क्या मिल जाती थी? डिडक्शन। तो कहता है अगर आपने वो डिडक्शन ली है, देन तीसरा आता है, आपने डिडक्शन ली है अंडर सेक्शन 80H से टू या टिल 80RRB। H से, सारी नहीं, C से U नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखना। और इनमें से भी एक छोड़नी है, एक्सेप्ट ATP। ATP कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ये वाली छोड़ दीजिए। लेकिन अब बड़ी बात ये आती है, H से लेके RRB तक दुनिया भर की डिडक्शंस है, लेकिन जब हमने डिडक्शंस पढ़ी थी H से RRB, हमने सारी नहीं पढ़ी। सर ऐसा क्यों? देखो, पहली बात ऐसा है, ये जो डिडक्शन आती हैं, ये आती हैं हेडिंग C या पार्ट C कह लीजिए, ऑफ चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 से आप सारे जानते हो, ग्रॉस टोटल इनकम में से जो डिडक्शंस मिलती हैं, उसका पार्ट C, सिर्फ पार्ट C, सारी नहीं। ये जो डिडक्शंस हैं, बहुत कुछ है लिख के आपको बताने को,
ये रिलेटिंग टू इनकम्स है। रिलेटिंग टू इनकम्स। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, हमारे सीए इंटर कोर्स में ये एच से लेके आरआरबी तक की सारी डिडक्शंस हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ 3 है। दैट इज 80, JJA 80, QQB एंड 80 RRB। ये 3 डिडक्शंस हमारे इंटर के कोर्स में आती हैं। इनमें से अगर आपको ये याद हो, ये डिडक्शन किसके लिए थी, न्यू वर्कमैन जब आपने हायर किए हैं तो याद कीजिए 30% उनके वेजेस की डिडक्शन मिला करती थी। QQB में अगर याद करो ये होती थी रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम है किसको, ऑथर्स वगैरह को, जहां याद करें आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपए की डिडक्शन मिला करती थी। और आरआरबी में अगेन रॉयल्टी इनकम, और ये होती थी कोई पेटेंट्स वगैरह आपने रजिस्टर करवाया है तो मैक्सिमम 3 लाख मिला करती थी। तो ये 3 डिडक्शन है, सिर्फ ये 3 जो आपने क्लेम करी है तो ही एएमटी लगेगा। डेट मीन्स अगर 80C करी है, 80D करी है, फिर कोई पंगा नहीं है, प्लीज ये ध्यान देना, फिर कोई इशू नहीं है एट ऑल, राइट। तो ये 3 कंडीशंस हैं। आप नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एसएससी तो होनी चाहिए, और फर्म एलएलपी को अगर छोड़ दें तो बाकी 5 आ गए थे, लेकिन उनमें कंडीशन क्या थी, 20 लाख की एटीआई हो। साथ में ये 3 चीजें आ गई, 10 AA, 35 AD, और सी पॉइंट को अगर आसान वे में लेके चलना है तो आप ये लेके चल सकते हो। ये 3 डिडक्शन जेजे वाली, क्योंकि बी वाली, आरआरबी वाली अगर आपने क्लेम करी है तो ही एएमटी आपके ऊपर अप्लाई करेगा, वरना अप्लाई ही नहीं करेगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू रिमेंबर, कि उसने अप्लाई ही कब करना है। नाउ गाइस, टॉकिंग फर्दर, एक चीज की मैं हल्की सी और डिटेल दे दूं। जैसे SEZ यूनिट्स मैंने कहा था, ये 100% क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। टैक्स रेट एएमटी का मैंने बता दिया था आपको 18.5% है, लेकिन थोड़ा सा गहराई में अगर बताऊं, इंटर में ये आपके कोर्स में ऐसा उन्होंने नहीं बताया है इंस्टीट्यूट ने, बट फिर भी हम इसे 2 कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं SEZ यूनिट्स को। एक यूनिट्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आई रिपीट, यूनिट्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और दूसरा अदर्स कह लीजिए। अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हो, राइट, उससे रिलेटेड आप सर्विसेज दे रहे हैं, और ये भी 100% ऑब्वियसली बाहर के लिए है, ये भी एक्सपोर्ट है। ऑब्वियसली फर्क क्या होगा, सर्विसेज हैं। और बहुत फेमस आपने सुना होगा इससे रिलेटेड IFSC सेंटर, गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में। फर्क ये है, इनके ऊपर टैक्स रेट एक स्पेशल दे दिया इन्होंने। तो ये इन्होंने टैक्स बताया, ये लगेगा एट द रेट ऑफ 9%। और अदर्स के केस में तो नेचुरल है, क्योंकि हर जगह ही हमने बोल दिया था टैक्स जो है वो 18.5% है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट और, बट आप इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एज सच इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इसका कतई कोई जिक्र नहीं किया।
सो वी कैन गो सिंपली 18.5%। तो यहां तक एक चीज मेरे साथ दोबारा याद कर लो आप, रेगुलर टैक्स जैसे आप पढ़ के आए हो वो तो वैसे ही निकालना भैया, निकालना पड़ेगा इन प्रश्नों में, लेकिन साथ में आपको एएमटी निकाल के विच एवर इज हायर लेना है। और एएमटी के लिए आपको ध्यान होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट एसएससी पे है। वो जो 5 थे इंडिविजुअल एचएफ वगैरह, जैसे मैं आपको थोड़ा सा टैक्स रेट वाला हल्का सा अगर मैं आपको चार्ट खोल के इफ आई शो टू यू, तो बच्चों जैसे मैंने जिक्र किया वो क्या थे आपके इंडिविजुअल, अरे भाई क्या हो गया, यस इट कम्स, ये है आपका चैप्टर, लेकिन मैं एक बार जस्ट टैक्स रेट्स का आपको जिक्र कर दूं। यप्स ये मैं हैव अ लुक प्लीज। तो ये जो मैंने बताया कंडीशन क्या थी, नॉन कॉर्पोरेट में 5 लोग आए थे, देखो हम नॉर्मल भी यही टैक्स रेट पढ़ के आए 5, एक देख रहे हैं इंडिविजुअल, 2 एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्लियर। तो उनके ऊपर क्या लगा करता था, स्लैब टैक्स रेट्स, राइट। वो टैक्स रेट भी थोड़ा याद होना चाहिए, क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे ना हम, कि पहले तो नॉर्मल रेगुलर टैक्स लगाने हैं तो स्लैब टैक्स कंडीशन यहाँ एएमटी के लिए भी है, लेकिन हमें निकालने तो दोनों ही है, रेगुलर भी और एएमटी भी। तो अपने को पता होना चाहिए 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, अगला वही आपका 2.5 से 5 लाख तक 5% है, एंड देन आप जानते हैं 5 से 10 जो आपका है डेट इज 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। लेकिन अगर आप 60 साल वाले हो तो ये एग्जाम्पल लिमिट 3 लाख हो जाती है, और कुछ ज़्यादा ही यंग बॉय हो बोले तो 80 साल वाले, तो उनके लिए ये लिमिट 5 लाख में चली जाती है, तो ये याद ही होगा आपको। एंड दूसरा हमने कहा किसके ऊपर लग रहा है, फर्म एलएलपी, फर्म एलएलपी याद करो तो फ्लैट टैक्स रेट होता था, फर्म एलएलपी वगैरह देख रहे हैं आप, तो इनके ऊपर टैक्स रेट सीधा सीधा कितना है 30%। अच्छा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देख लो, साथ में फर्म एलएलपी के साथ क्या लिखा हुआ है, लोकल अथॉरिटी। मैंने अभी नोट्स में लोकल अथॉरिटी लिखा ही नहीं, लोकल अथॉरिटी आप सारे जानते हो म्यूनसिपैलिटी वगैरह होती है, तो वो ऐसे कोई बिजनेस करते ही नहीं, राइट। तो इसलिए उनको ये वाली डिडक्शंस वैसे नहीं उनके आएंगी, राइट। तो हमने सारे के सारे एक तरह से एसएससीज की यहाँ बात करी। अच्छा जब मैंने आपको टैक्स रेट बताया, जो कि बताया मैंने कि भाई 18.5% है, तो एक जहन में प्रश्न और आना चाहिए, सर सरचार्ज लगेगा या नहीं, तो प्लीज थोड़ा याद करो। अच्छा रेगुलर टैक्स तो आपको याद है स्लैब वाले हो गए, एंड स्पेशल टैक्स रेट मोटा मोटा याद ही होगा आपको कि शॉर्ट टर्म गेन ये शेयरों वाला 111, ये वाला 15% होता था, अदरवाइज नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन नॉर्मल टैक्स रेट में आता था, लॉन्ग टर्म गेन 20% होता था, लेकिन शेयरों वालों पे 112 ये लगता था, डेट इज 10%, और उस पर 1 लाख की आपको एग्जम्पशन भी मिलती थी। और देन ये कैजुअल इनकम जैसे लॉटरी वगैरह हम कहते हैं 115 बीवी में, तो वो आपको मालूम है डेट इज इट गोज टू टैक्स रेट ऑफ 30%। और अगर डिविडेंड मिलता है 10 लाख से ज़्यादा का तो 115 बीबीडीए में 10%, और ये अनएक्सप्लेन्ड जो पैसा है, अनएक्सप्लेन्ड मनी एक्सपेंडिचर दिस एंड डैट 115 बीबीई में डेट इज इट गोज टू 60%। तो टैक्स रेट थोड़े से आपके जहन में होने चाहिए, सरचार्ज भी आपको याद होना चाहिए, तो क्योंकि सरचार्ज देखिए हम जिनके ऊपर लग रहा था यही थे हमारे 5 लोग, तो आप याद करो 50 लाख तक देख रहे हैं स्लैब, 50 लाख तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं था। ये सर पहले 5 लाख वाली क्यों बना रखी है, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल वगैरह में मत भूलो ना यार, रिबेट भी तो होता था 87A में, तो उसके लिए कंडीशन होती थी ना कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो 12,500 और टैक्स विच एवर इज लेस मिलता था, राइट। तो 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता था, उसके बाद आपको मालूम होगा 1 करोड़ की लिमिट आती थी, फिर 1 से 2 करोड़, 2 से 5 करोड़ एंड 5 करोड़ अबव। तो ये स्लैब 10, 15, 25, 37%, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो रेगुलर टैक्स रेट्स आपको आने ही चाहिए। फर्म एलएलपी में जैसे सिंपल टैक्स रेट हमने देखा फ्लैट है 30%, लेकिन सरचार्ज कब लगता था, अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस करे तो 12%, करेक्ट। एंड देन आप सारे जानते हो सरचार्ज की वजह से मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट वो आपके जहन में होना चाहिए। एचईसी 4% लगता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए एचईसी सरचार्ज ऐड करने के बाद लगता है, एंड रिबेट वगैरह कोई हो 87A का तो माइनस करने के बाद। तो ये बेसिक चीज़ें भी आपको थोड़ी रेगुलर टैक्स के लिए पता होनी चाहिए। सो कहने का मतलब है रेगुलर टैक्स और इसको अगर आप साथ में लेके चलते हो तो चीज़ों को आप थोड़ा अपने लिए आसान कर सकते हो, तो कि वो चीज़ें आपकी भूलें ना। तो इसलिए जैसे मैं एप्लीकेबिलिटी लिख रहा था यहाँ देखिए,
तो हमने कहा इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए यार ये 5 लोग थे, इनके ऊपर स्लैब टैक्स रेट इन्हीं के ऊपर लगता था। तो आप साइड पे या कहीं भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स विल हेल्प। स्लैब टैक्स रेट इन पे है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हारमोनियस वे में लिखने में, पढ़ने में हेल्प करती हैं बाद में। और राइट कि इनके ऊपर स्लैब है, फर्म एलएलपी वगैरह के ऊपर तो वैसे ही नहीं होता। गॉट इट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी आ गए, लेकिन ये इंडिविजुअल एचएफ वगैरह जो आए, इनकी एक कंडीशन थी एटीआई, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा। और फर्म एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आई, इन्होंने अगर ये कोई बेनिफिट लिए हों, 10AA वाला एससीजेड यूनिट एंड पीजीबीपी हेड में 35 एडी आप पढ़ के आते थे। तो ये हल्की हल्की चीजें आप साइड में लिखना चाहें तो जरूर लिखिए। ये कहाँ पढ़ के आए आप? एग्जम्प्टेड इनकम वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो आप, राइट। ये कहाँ पढ़ के आए हो? 35 एडी अंडरस्टूड, ये पीजीबीपी हेड में पढ़ के आए हो। तो हारमोनियस वे में, तो डैट मीन्स जब ये आप पढ़ लेते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आपको रिवाइज करते हो उन चीज़ों को वहाँ नोट्स में जाके ऐड कर सकते हो यार, कि इनके ऊपर एएमटी वाला कंसेप्ट आता है। और बड़ी चीज़ हमने जो देखी है ध्यान में रखने वाली, वो हमारे लिए ये निकली कि चैप्टर 6A की सारी डिडक्शन नहीं, बस अपने कोर्स की 3 पकड़ लो। 80 JJAA वो नए वर्कमैन, और रॉयल्टी वाले दोनों QQB RRB, ये आपने क्लेम किया तो ही ये कंसेप्ट लगेगा। तो बच्चों इसके बाद हमारा पर्सन जो आता है वो ये आता है, हमने कहा एटीआई। ये एटीआई क्या चीज है भाई? व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम। क्योंकि रेगुलर टैक्स कैसे निकलता है वो आप सारे जानते हैं। पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, फिर चैप्टर 6 की डिडक्शंस माइनस करते हैं, फिर जो आ गया उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। लेकिन यहां वर्ड जीटीआई नहीं है, सो प्लीज अप्रिशिएट द डिफरेंस। ये है एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या है? तो प्लीज यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एटीआई नॉट जीटीआई। ये ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है, फॉर गॉड सेक, क्योंकि यही निकालनी है, इसके ऊपर हमें टैक्स लगाना है। तो बहुत इजी वे में मैं इसे लिख के दे रहा हूं आपको। ये वर्ड लिख रहा हूं, देखिए क्या लिखा है, टोटल इनकम ऑफ एसएससी। सर अब ये टोटल इनकम क्या होता है? रेगुलर, जैसे आप नॉर्मल टैक्स निकालने के लिए इनकम निकालते हो, रेगुलर टैक्सेबल। रेगुलर टैक्सेबल इनकम या रेगुलर टोटल इनकम कह लें, नॉर्मल वे कह लो यार। जैसे हम निकालते हैं जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करी तो जो टैक्सेबल इनकम आ गई, सेम वही। तो डैट मीन्स क्वेश्चन करते समय एएमटी का जब टैक्स निकालोगे, इतनी कोई रॉकेट साइंस से हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वही इनकम आपने वहां की उठानी है, वही इसकी उठानी है, वो उठाओ। बस इसमें आकर के आप क्या करो, इसमें आकर के आप ऐड करो। क्या ऐड करें? जो जो आपने डिडक्शन ली, 3 कंडीशन थी ऊपर वाली, तो 10AA में जो आपने डिडक्शन ली, एग्जाम्पशन हो गई थी आपको, वो ऐड कर लो बस इसमें आकर। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। तो 35AD में प्लीज एक चीज ना भूलो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते थे, लेकिन आपको 100% डिडक्शन मिल जाती थी। वरना कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आप सारे जानते हो एसेट होता है, और उसके ऊपर हमें डिप्रिसिएशन मिलती है 32 में। लेकिन जब आप 35AD में चले गए थे तो आपने डिप्रिसिएशन नहीं ली थी। तो ये बेसिक्स भी नहीं भूलने। तो डिडक्शन जो 35AD में आपने ली, हाँ अब नॉलेज के लिए जैसे मैं कह रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए, यहां 100% डिडक्शन मिल जाती थी आपको फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नो डेप्रिसिएशन
अंडर सेक्शन 32। आप 32 की डेप्रिसिएशन नहीं लेते थे, क्योंकि 32 में तो क्या था, डेप्रिसिएशन को याद करो, हम जब ब्लॉक बनाते थे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, एक चीज हम कहते थे टेंजिबल एसेट और दूसरी चीज हम क्या कहते थे, इंटेंजिबल एसेट्स। तो याद कीजिए, हम लोग कहते थे टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग पे 10%, लैंड पे नहीं मिलती थी, फर्नीचर 10, प्लान एंड मशीनरी याद करो तो जनरल रेट 15% था, राइट और इंटेंजिबल 25% था। तो हमने 35 एडी में ले ली, इसलिए हमने क्या किया, 35 एडी में जो डिडक्शन ली ऐड बैक कर दी। तो एक बड़ी समस्या आ गई यहां पे, वो क्या करना है अब हमें तो 35 एडी की जो डिडक्शन आपने ली है वो तो करो ऐड बैक, लेकिन बट डिडक्ट, वो ऐड बैक करो लेकिन डिडक्ट करो। सर क्या, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। सर ये क्यों डिडक्ट करें, बिकॉज लगाओ दिमाग, अगर तुमने 35 एडी की डिडक्शन नहीं ली तो ऑब्वियसली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो मिलनी चाहिए ना। सो दैट इज द लॉजिक। तो लॉजिक लिखना है, लिख के छोड़ दो आप। बिकॉज इफ 35 एडी नॉट अलाउड, तो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 में क्लेम होगी, तो वो लेस कर लो। कहने का मतलब क्या है, वही रेगुलर इनकम उठाई, 3 जो डिडक्शन ली थी ना वही ऐड कर रहे हैं और भाई कुछ नहीं कर रहे हम। तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया जी, हम ऐड बैक करेंगे डिडक्शन, कौन सा सेक्शन, 80H से 80 RRB, लेकिन एक्सेप्ट मैंने ऊपर लिख दिया था 80P, और मैंने ऊपर ये भी बता दिया था बेसिकली ये हमारे कोर्स में कितनी है, 3 है इंटर में, 80JJAA क्योंकि बी और RB, और 80P इसके अंदर नहीं आएगी एक्सेप्ट 80P। वो जो मैंने ऊपर लिख के दिया था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होती है, तो कोऑपरेटिव वाली नहीं आनी, राइट क्योंकि हम कोऑपरेटिव के ऊपर EMT नहीं लगा रहे हैं। ठीक, तो 3 चीजें जो डिडक्शन क्लेम करी थी ऐड कर दी, लेकिन एक चीज अलग से हमने इंटरेस्टिंगली याद रखी कि भाई साहब डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 वाली है ना, फिर वो जोन सा एसेट, मैंने डेप्रिसिएशन के रेट्स क्यों याद कराया, क्योंकि जोन सा एसेट है उसके हिसाब से आप क्या करो, जितनी डेप्रिसिएशन लगती है आप माइनस करो। तो आपको AMT का ये कंसेप्ट लगेगा। नाउ गाइस, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एग्जांपल ऑन 115 JC, बस ये मेन आपका सेक्शन है, ये आपको भूलना नहीं है, और बहुत इजी वे में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के नहीं, ताकि आपको सिंपल समझ में आए। अच्छा, टैक्स रेट्स मैंने आपको बता ही दिए थे यहाँ पे, लेकिन इन टैक्स रेट्स में एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे यहाँ और लिख लीजिए, इस टैक्स रेट में वो सरचार्ज के रेट इसलिए पढ़ा रहा था आपको, सरचार्ज तो लगना ही लगना है, वो एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी कौन सी स्लैब में आप जाते हो, प्लस HEC वो आप जानते ही हैं 4% होता है, वो लगेगा ही लगेगा। तो एग्जाम्पल ऑन 115 JC से टोटल इनकम। सर अब टोटल इनकम का मतलब क्या हो गया, अरे रेगुलर इनकम, आपकी जो रेगुलर इनकम है, मान लीजिए 30 लाख है, और बताया गया है ये है आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA
35 AD, right? And वो 80 H से RRB। मान लीजिए जनाब ये है 2 लाख, ये है 4 लाख, इसे मान लेते हैं 2.5 लाख। एक चीज मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 35 AD के साथ में, क्योंकि 35 AD में ली है आपने तो डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करी, डेप्रिसिएशन नॉट क्लेम्ड, क्योंकि वो मिलेगी नहीं ना आपको। 1 लाख ऑन इट, मतलब अगर डेप्रिसिएशन लेते तो मान लो 1 लाख हो जाती। ठीक है जी, तो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो जी एक चीज तो नहीं भूलनी, फिर से एसएससी 5 स्लैब वाले आ गए, इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, फर्म, एलएलपी। लेकिन इंडिविजुअल वाले ये जो 5 थे उनके ऊपर एक मॉनेटरी लिमिट लगी हुई थी, अगर इनकी एटीआई 20 लाख से ज्यादा हो तो इसलिए देखिए मैंने टोटल इनकम 30 लाख से स्टार्ट किया ताकि 20 लाख से ऊपर ही रखूं। ठीक है जी, तो हमें सोल्यूशन में मालूम है पहली बात तो 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एक हमें निकालना पड़ेगा जी रेगुलर टैक्स, और एक आ गया जी एएमटी। ठीक है जी, और हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए टोटल इनकम है 30 लाख ऑफ मिस्टर आलू बुखारा ए बी, इंडिविजुअल बना दिया भाई मैंने। ठीक है, चाहे अमिताभ बच्चन साहब कहें, उनके लिए ऑब्वियसली जो हंसने वाले कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, सच अ ग्रेट मैन। तो रेगुलर टैक्स अब हम निकालें, किसके ऊपर निकालेंगे? नेचुरल है ऑन ₹30 लाख, तो बच्चों 2.5 लाख तक तो टैक्स होता नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500, अगले 5 लाख पे आपका 20% आ गया, तो 10 लाख तक 1,12,500 हो गया, और नेक्स्ट 10 लाख के ऊपर 20 लाख बनी, उसके ऊपर 30% आता है तो 6 लाख हो गया, तो 7,12,500 टैक्स बना उसके ऊपर। और ये कैसे बना? सीधा सीधा स्लैब, इसलिए मैं कह रहा था वो याद होनी चाहिए। सरचार्ज नहीं लगेगा, अभी दिखा भी आया था वो 50 लाख तक सरचार्ज तो लगता नहीं, तो एचईसी तो आएगा 4%, तो ये 4% आप यहां डाल लीजिए, और इसे हम सॉल्व करें तो ये आ गया जी आपका 7,41,000, राइट। अब एएमटी पे जाएंगे, ये आपको अच्छे से समझना है। एएमटी पे हम जानते हैं टैक्स किसके ऊपर लगेगा? ऑन एटीआई और एडजस्टेड टोटल इनकम। लेकिन एटीआई निकालनी कैसी थी? याद करो स्टेप्स, अभी लिखवा के आया था मैं आपको। तो सबसे पहले मैंने कहा था सिंपली जो आपकी टोटल इनकम है वो ले लो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में हमें दे ही रखी है 30 लाख रुपए। अगला स्टेप मैंने आपको लिखवाया था भैया ऐड कर लो, यही तीनों डिडक्शन 10 AA 35 AD, लेकिन 35 AD में एक समस्या थी, डिडक्ट डिप्रिसिएशन, तो वो भूल ना जाएं आप। एंड देन 80H से RRB। देखो जी क्वेश्चन में 10 AA हमें दे ही रखा है, और कितना अमाउंट दे रखा है? 2 लाख। ठीक है जी, 35 AD हमें दे रखी है जी 4 लाख, और डेप्रिसिएशन हमने कितनी क्लेम नहीं करी जी? 1 लाख, तो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना, तो ये बन गया जी 3 लाख। 4 - 1, ये पक्का याद रखो। देन आ गया जी ये सीधा सीधा 2.5 लाख, तो ये आ गया जी 37.5 लाख। तो हमने इसके ऊपर टैक्स निकालना है। अब टैक्स रेट मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था, अगर SCZ में IFSC सेंटर है तो 9% होता है, लेकिन ऐसा जो उसको छोड़ दीजिए, 18.5% लेके चलिए आप, तो टैक्स रेट है 18.5%, लगा दीजिए ऑन,
स्ट्रेट वे है क्योंकि यहां कोई स्लैब स्लूप तो लगनी नहीं, इट्स अ फ्लैट टैक्स, स्पेशल टैक्स कह लीजिए। और इसे आप लगाएंगे और जो आ जाएगा उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, HEC। सरचार्ज नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो 50 लाख से ज़्यादा तो क्रॉस हुई नहीं। तो आप ये ऐड करेंगे तो ये आ गया 721,500। अब हमें टैक्स कौन सा लगना था, तो ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, विच एवर इज हायर इज टैक्स पेबल। और इस उदाहरण में हम देखते हैं तो हमारा रेगुलर टैक्स ही ज्यादा निकल के आ रहा है, 7,41,000। और मैंने ऊपर एक बहुत स्टार्टिंग में ही आपको अच्छी चीज समझाई, वो ये थी, एक बार देख लीजिए आप, कि मैंने कहा था अगर AMT, देखिएगा यहां पे AMT ज्यादा था रेगुलर टैक्स से, अगर ज्यादा आ जाए तो ये आपको पिंच करेगा, आपको हर्ट करेगा। तो मैंने कहा था जब ये हर्ट करेगा, सरकार ने आपको इस चीज का बेनिफिट दे दिया है, क्रेडिट का। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया उसमें कोई क्रेडिट नहीं था, तो यहां 115 JC समाप्त होता है। लेकिन अब क्रेडिट के ऊपर मैं आपको नोट्स बनवाने जा रहा हूं या समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से उसे देखिएगा। So this is section number 115 GD। क्रेडिट ऑफ AMT, यूं कह लें या यूं कह लें AMT क्रेडिट। तो ये क्रेडिट का मतलब क्या है, सेट ऑफ इन सबसीक्वेंट आने वाले 15 साल का टाइम पीरियड है यहां पे। लेकिन AMT क्रेडिट होगा कब, सबसे बड़ी बात तो ये है, इफ। तो अगर आपने इफ को नहीं समझा, सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। इफ AMT मोर देन रेगुलर टैक्स, ये ध्यान रखना, AMT टैक्स क्या हो, सो दिस इफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। AMT का जो टैक्स है वो मोर देन होना चाहिए रेगुलर टैक्स, तो ही। क्लियर। अब ऊपर क्योंकि हमने शब्द इस्तेमाल किया ATM, सॉरी ATM नहीं, AMT, एक क्रेडिट AMT क्रेडिट का फॉर्मूला AMT माइनस रेगुलर टैक्स। जैसे ऊपर एग्जाम्पल मैंने दिखाया था 140 एंड 100 वाला, वो 40 का बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि वही आपको हर्ट या पिंच कर रहा था। अब ये मिलेगा कब, सेट ऑफ कह लें, जिसके लिए आसान वर्ड हम लेते थे एडजस्टमेंट, जो तकलीफ हुई आपको। इन द ईयर इन विच, ये उसी साल सेट ऑफ होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन विच रेगुलर टैक्स, जब आपका रेगुलर टैक्स मोर देन क्या हो, AMT। बच्चों ध्यान रखो, यहां मैंने कुछ चीजें ना आपको बताने की कोशिश करी है, एक बात, दो बात, 3 बात एंड 4 बात। 4 पॉइंट मैंने यहां बताए। अगर आपने 4 पॉइंट ये ऑर्डर या अरे भाई क्या हो रहा है, ये हाइलाइटर आ जाओ, तो समझने का अगर आपने तरीका गलत कर दिया ना, तो सारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। पहली बात आप समझो, AMT क्रेडिट लगा ही कब, जब AMT
टैक्स मोर देन रेगुलर टैक्स था। तो जो डिफरेंस है उसको हम कह रहे हैं क्रेडिट मिलेगा। कब मिलेगा? आने वाले 15 साल। लेकिन कौन से साल में? जिस साल रेगुलर टैक्स ज्यादा हो, मतलब एएमटी टैक्स कम हो। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल देखो। पहले मैं इजी वे में ही आपको एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं, ढंग से समझ लेना इसे। दिस इज वेरी क्रूशियल कमिंग अप। मान लो बच्चों, हम कुछ ईयर्स मान लेते हैं, 1 2 3। वो जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर पढ़ा हमने, एक को आरपीवाई 19-20, फिर 20-21, 21-22, जैसे मर्जी लेके चलो, सिंपल वे में लिख रहा हूं। लेट्स से आपका रेगुलर टैक्स एंड लेट्स से आपका एएमटी। मान लो बच्चों रेगुलर टैक्स है आपका 60, ठीक है, एएमटी 70। लगाओ दिमाग। पहली बात तो मुझे ये बताओ टैक्स पेबल कितना, बताओ। तो आपको बताना चाहिए विच एवर इज हायर। तो अंडरस्टूड है विच एवर इज हायर कितना आ गया? 70, राइट। विच एवर इज हायर, तो ये मत भूलो, ठीक है। अब बताओ एएमटी क्रेडिट वाली सिचुएशन लगी या नहीं लगी? एएमटी क्रेडिट कंडीशन लगी? बिल्कुल लगी, क्योंकि क्या लिखवाया था ऊपर? सेम दोबारा लिखो, इफ एएमटी टैक्स मोर देन रेगुलर टैक्स, और उन दोनों का डिफरेंस को ही मैंने क्रेडिट बताया था। तो भाई कितना आ गया डिफरेंस? 70 में से 60 गए 10, 70 माइनस 60। तो सिचुएशंस को समझ के चलो, क्लियर। अब गोइंग टू ईयर नंबर 2 समझ लो। लेट्स से मैं इसको 50 ले लेता हूं, ठीक है जी, और मैं इसको ले लेता हूं 43। चलो बताओ कितना होएगा टैक्स? हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक सर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो हायर टैक्स कितना हो गया? 50 हो गया, क्योंकि 50 43, राइट। तो दोनों में से हायर तो हो गया 50 सर, वो टैक्स लग जाएगा। ये टैक्स नहीं लगेगा। आप ठीक कह रहे हो विच एवर इज हायर। दरअसल आपको क्या मिलना था? ये तो फॉर्मूला निकाला हमने एएमटी क्रेडिट का। अब यहां चीज क्या है? एएमटी वो जो क्रेडिट है उसका सेट ऑफ कब मिलना था? सोचो, हमने कहा था जब इफ रेगुलर टैक्स, देख रहे हो आप यहां 50 मोर देन क्या हो? एएमटी हो। तो है मोर देन, बिल्कुल है। तो यहां आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। अब क्रेडिट आपको बनता कितना है? सोचो, क्रेडिट आपका बनता है 10, तो 10 बनता है, विच एवर इज हायर, हायर निकल के कितना आ रहा है? 50। तो आप कहोगे सर 50 में से 10 माइनस कर दो, 50 में से 10 माइनस कर दो, तो नेचुरल टैक्स बन गया 40। भाई 40 आंसर नहीं होगा, नो डाउट। यहां 50 भी नहीं होगा, नो डाउट। आप कह रहे हो 50 में से माइनस सर 10 कर दो, दैट इज 40, वो भी नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? तो ये भी रॉन्ग है, राइट। क्यों रॉन्ग है? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 43। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का मतलब भी क्या था? कम से कम इतना टैक्स तो देना पड़ेगा, तो 43 दो। डेट मीन्स आपने देखा क्रेडिट कितना लिया हमने, बनता तो 10 था, हमने यहां क्रेडिट जो लिया वो लिया
ये यहां पे जो लिया है ये हमने लिया जी 7। कहां से आया 7? 10 क्रेडिट था, राइट? 10 था, 7 क्यों मिला? क्योंकि आपने जितना एएमटी बनता है उतना टैक्स तो देना पड़ेगा। मतलब यहां लिखने वाली एक चीज आती है 43 बिकॉज एएमटी मिनिमम टैक्स टू बी पेड। राइट? 10 चाहे यहां आके लिख लो, 10 सेट ऑफ 7 नॉट 10। तो जो सेट ऑफ है ना वो आपको 10 नहीं मिला, वो 7 मिला। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। एक एक चीज मैं साथ में ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूं, आपसे गलती ना हो, नोट्स बनाइए अपने। एंड 1-1.5 पेज का ये काम था और ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, एक चीज नहीं भूलनी, 15 साल के लिए ही बेनिफिट है, उसके बाद आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं एक तीसरा साल और बना देता हूं। चलो मान लो जी मैं यहां टैक्स बना देता हूं 80, मैं यहां टैक्स बना देता हूं 55। अब क्या कहोगे आप? विच एवर इज हायर, नो डाउट जो हायर है वो आ गया जी 80। तो आप कह दोगे यहां सर टैक्स आ जाएगा 80, नहीं 80 नहीं। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट बढ़ा हुआ था पहले का। क्लियर? जैसे ये 43 हमने निकाला था, ये 43 कैसे निकला था? 50 माइनस 7। तो सेम वे आपका वो क्रेडिट पड़ा था, माइनस कितना पड़ा था? 7 मिला था, तो 3 रह गया आपका। तो यहां आपका टैक्स पेबल 77 हो गया। अब 77 को गौर से देखो, एएमटी से तो ज्यादा है। और केस नंबर 2 में देखो क्या था, तीनों सालों में मैंने एक अलग अलग सिचुएशन बना के आपको देने की कोशिश करी है। दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर तरह का पॉइंट बताने की कोशिश करी है, राइट? तो यहां जो हमारा सेट ऑफ हो गया 3 हो गया, क्योंकि पेंडिंग भी कितना पड़ा था? 3 ही पड़ा था, राइट? तो ये है आपका 115 जेडी। नाउ गाइस, इसके बाद इसी क्रेडिट के ऊपर एक चीज आपको और समझनी है, वो ये है, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, इसी क्रेडिट के ऊपर ही है, जे डबल ई। अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या बनती है देखिएगा, एएमटी क्रेडिट अलाउड। ठीक है सर, वो तो पता ही है 15 साल तक अलाउड होता है। नहीं, अब देखो ना इंटरेस्टिंग चीज, इवन इफ चाहे इन फ्यूचर ईयर्स, 15 साल मिलनी थी ना, तो आने वाले साल ही थे, इन फ्यूचर ईयर्स एडजस्टेड टोटल इनकम एटीआई, अति कुछ भी कह लो, जिससे भी आपके दिमाग में चीज टिके, क्योंकि वो एप्लीकेबिलिटी की लिमिट थी ना 20 लाख की। तो कहता चाहे इन फ्यूचर ईयर्स एटीआई लेस देन 20 लाख हो, आपका क्रेडिट मरेगा नहीं। आपको लॉजिक समझना है, आपको क्रेडिट हम देंगे देंगे। आपको हर्ट हुआ था ना, टेंशन ना लो यार, सरकार इस साल चाहती इतने पैसे आए देश में खर्च करने, उनको भी चाहिए। और टेंशन ना लो, फ्यूचर ईयर्स में भी हम आपका मरने नहीं देंगे, चाहे आपका एटीआई 20 लाख से कम है। एक क्योंकि देखो ना, बंदे के पास पता है ये सिचुएशन क्यों राइज होती है, मैं चलो इसका लॉजिक आपको लिख के दूंगा। एंड एएमटी नॉट एप्लीकेबल। सर वो एप्लीकेबल की लिमिट ही 20 लाख थी, तो वो तो चलो लिख ही दिया, लेकिन एक चीज और भी तो थी ना, अगर आपने वो डिडक्शंस ली हो
एएमटी नॉट एप्लीकेबल का मतलब यहां यूं भी कह सकते हैं डिडक्शन जो 3 थी नहीं है, चाहे वो तीनों, क्योंकि उन डिडक्शंस के बिना तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, दैट वाज द कंडीशन। नहीं भी है। कहना क्या चाहते हो सर, खुल के कहो। देखो ये लॉजिक हिंदी में लिख के दे रहा हूं। इन 1 ईयर, मान लो एक पर्टिकुलर साल में, एएमटी मोर देन रेगुलर टैक्स, बड़ा तगड़ा आपका टैक्स आ गया, क्योंकि रेगुलर टैक्स से ज्यादा हो गया, तो डिडक्शंस लिए आपने, राइट। बट इन फ्यूचर ईयर्स, लेकिन आने वाले सालों में नो एएमटी एज नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन भी नहीं ली। भाई क्यों नहीं ली? एज बिजनेस गोज डाउन, यूं कह लो। तो यहां तो क्या हो गया था एक तरह से, बिजनेस बूम बूम, राइट। तो एएमटी के ट्रैप में आप फंस गए। 10 इन एएमटी ट्रैप कहो, लॉस कहो, बट दैट लॉस, उस लॉस को ही तो हम क्या करें, क्रेडिट, विदाउट एनी लिमिट, अलाउबल इन वही 15 साल। हम आपका बेनिफिट मरने नहीं दे रहे हैं। अब यहां पे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां एक दिक्कत आएगी टेक्निकली, कॉम्पिटिशन ऑफ एएमटी क्रेडिट, दिक्कत आएगी, एक टेक्निकल पॉइंट अटकता है। तो यहां मैं लिख के दे रहा हूं एक वर्ड, ऑन नोशनल बेसिस। नोशनल आप सारे जानते हो, कोई चीज प्रिज्यूम करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, प्रिज्यूम। तो इसलिए मैं क्वेश्चन यहां करके दे रहा हूं आपको एक हल्का सा एक एग्जाम्पल के साथ, देखिएगा। से फिर से मिस्टर आलू बुखारा टोटल इनकम मान लेते हैं जी इनकी 40 लाख, ठीक है जी। टोटल इनकम 40 लाख। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन है ही नहीं कोई, ना 10AA में है, ना 35AD में है, ना ही चैप्टर 6A में है। वैसे तो हमने 6A की 3 गई थी, हमने कहा कोई डिडक्शन नहीं है, क्लियर। तो हमने क्या देखा यहां पे, इसे क्वेश्चन थोड़ा मैंने आसान कर दिया। सो हेयर ग्रोस टोटल इनकम, पांचों हेड की इनकम, उसके बाद क्या माइनस होती हैं, चैप्टर 6 की डिडक्शन, तो क्या आती है टोटल इनकम। तो उसमें कोई डिडक्शन ही नहीं है, तो टोटल इनकम का आंसर भी सेम है। और यही सेम एटीआई भी हो गया, क्यों? क्योंकि एटीआई में भी तो क्या करना था, रेगुलर इनकम में लेके ये तीनों ऐड करनी थी, ये जब तीनों है ही नहीं तो ऐड भी कुछ नहीं करना, सेम हो गया। अब यहां हम निकाल रहे हैं टैक्स, रेगुलर टैक्स, नोशनल एएमटी टैक्स। जो ये नोशनल किस पे लेना है, यही पॉइंट समझाने की बात थी। ये ऑन रेगुलर जो नॉर्मल टोटल इनकम है उसी पे ही लेना है,
क्योंकि ध्यान दो, जब कोई डिडक्शन ही नहीं है, मैंने लिखा नो डिडक्शन, ये नहीं है, 10 AMT डज नॉट अप्लाई ना, लगा ही नहीं। बट आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर आपका कोई क्रेडिट था तो वो मारा नहीं जाएगा, वो क्रेडिट कैसे निकलेगा, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, आप 40 लाख पे जब टैक्स निकालेंगे तो ये टैक्स आपका निकल के वही 10 लाख के बाद तो 30% है, और 10 लाख तक आप सारे जानते हो 1,12,500, 1,12,500 अगले 30 लाख के ऊपर आपके 30% से 9 लाख, तो 10,12,500, 10,12,500 में HEC ऐड कर लो। HEC ऐड किया तो ये 10,53,000 आ गया। अब यहां जब AMT लग ही नहीं रहा, ATI कुछ इजी नहीं हो सकती, तो मैंने ऊपर ये लिख के दे दिया ना आपको फॉर्मूला, ये तीनों एक चीज जैसी होगी, राइट। तो नोशनल ये ऑन 40 लाख ही निकालना है, और 40 लाख के ऊपर जब आप टैक्स निकालोगे एट द रेट ऑफ 18% प्लस HEC तो करना ही करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो, ये आगे जी 7,69,000 कि AMT ना होते हुए भी कैसे निकालना। तो इसलिए अब वो जो हमें AMT क्रेडिट अवेल करना था, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर रेगुलर टैक्स मोर देन क्या हो, AMT हो, तो मोर देन तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है जी। तो क्रेडिट मिल जाएगा 10,53,000 माइनस 7,69,000, तो ये आपका क्रेडिट आ जाएगा। मतलब इतना मैक्सिमम क्रेडिट बन जाएगा, अगर पहले ही कम है तो कम ले लोगे आप, क्लियर। तो इतना आप क्रेडिट, तो वो नोशनल निकालने का तरीका समझाया मैंने यहाँ पे। नाउ गाइस, आखिरी सेक्शन 115 JF, कुछ नहीं है जी, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, ये है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है इस सेक्शन के अंदर क्या दे रखी है, डेफिनेशंस। तो जिन जिन चीजों की हमें डेफिनेशन चाहिए थी, मैंने ऊपर जितना कुछ लिख के दिया ऑलरेडी कवर्ड बेटा, क्लियर। तो 115 JC पढ़ा, JD में हमने क्रेडिट पढ़ा, और अब जो हम पढ़ रहे थे JEE, उसमें हमने विशेष रूप से क्या देखा, अगर AMT भविष्य में ना भी लगे, पुराना क्रेडिट आपका मारा नहीं जाएगा, आपको तड़पाया नहीं जाएगा, हम उसका बेनिफिट भी आपको दे देंगे, क्लियर। तो मेन समस्या आई थी सिर्फ 3 चीजों की। अगर ये आप बिजनेस एसएससी हो तो ये डिडक्शन होती है 10 AA, 35 AD एंड 80 बिल्कुल आपके कोर्स के हिसाब से लें तो JJA, QQB, RRB, वो आपने कोई भी क्लेम करी हो तो ये कंसेप्ट लगता है। With this comes to an end, and no doubt आप अपने बच्चों प्रिंटेड में से, बुक में से, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो भी हैं बीच में लगा के आपको दे रखे हैं, राइट। सो गो थ्रू देम, डू ऑल ऑफ देम, एंड ऑन दिस नोट इट कम्स टू एन एंड। और ये आप देख रहे हैं JF में ये डेफिनेशन थी, आपको करा दी गई है। थैंक यू।